बैठ जाइए भैया, आप भी बैठ जाइए। आप पुलिस वाले के बगल में बैठ रहे हैं, इसका मतलब आप बेहद साहसिक आदमी हैं। भैया माइक पीछे तक आवाज जा रही है? एक बार पीछे वाले जो सबसे लोग बैठे हैं बताकर बता दीजिए। इस तरह हाथ नहीं हिलाना है सर, इसी तरह हाथ हिलाने में पंजे की सरकार आ गई थी हमारे यहाँ। आइए गढ़वा वालों, मेरी एक बुरी आदत है भैया, आप इधर बात मत करिएगा प्लीज। अब जब तक भैया मत बात करिए प्लीज। बोलने के पैसे हम लोग लिए हैं, आप बिल्कुल मत बात करिएगा। आइए, हमारी एक गलत आदत है। बैठ जाइए भैया, जल्दी से बैठ जाइए। आप अभी आ रहे हैं, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। बैठिए, हम थोड़ा जल्दी खड़े हो गए हैं, आप सही समय पर आए। बैठिए 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 बैठिए। बिल्कुल, हम लोग तो अभी प्रभारी न्यायाधीश महोदय को ही अतिथि समझ रहे थे, मुख्य अतिथि तो आप हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, आनंद के साथ सारे लोग, यही आनंद है। इसी आनंद के साथ, मस्ती के साथ थोड़ी देर रहिएगा। गढ़वा वालों, मेरी एक बुरी आदत है, मैं श्रोता गिना करता हूँ कार्यक्रम माइक चालू करने के बाद। मैं पहली बार जब पिछली बार गढ़वा आया था, वाह वाह, एक सर डायरेक्ट स्कूटी लेकर के अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से सर हमारे यहाँ जो दहेज में गाड़ी मिलती है और तिलकोत्सव के बीच खड़ी की जाती है, उसको ले जाकर आप अंदर लेके आ रहे हैं, बिल्कुल खड़ी कर दी, वहीं पर खड़ी कर दीजिए सर। इधर मत लेके आइएगा, न्यायाधीश महोदय बैठे, सीधा चालान घर पहुंचेगा आपका। कोई बात नहीं, आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ, यही होली का आनंद है। मैं प्रणाम करता हूँ भैया। आपको भी कहीं कुर्सी मिले तो बैठ जाओ। बार बार क्या परिचर्चा कर रहा है भैया, ये लाइव करना मत करो। एक आध घर में बिना बताए आए हैं, ये एक आध कभी अपने घर में लाइव कर देंगे तो घर में भाभी जी को दिख जाएगा कि कहाँ गए हैं। बैठिएगा, अब आप बैठो, बस कुर्सी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, चिंता न करना। पूरा पैसा सतीश भैया दे देंगे, मैं वादा करता हूँ आपका। माइक वाले भैया आप टेंशन नहीं लेना, नहीं देंगे तो मैं खंजन भैया की जेब से निकाल के दूंगा आपको। आइए, पिछली बार जब मैं गढ़वा आया था, मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ जब मैं पंडाल के अंदर आया। आज मैं जो कवि लेकर के आया था, उन सबको ये बता करके लाया था कि गढ़वा बहुत सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है, और आप मन झुमा करके वहां से आएंगे। मैं जब घुसा तो मेरी मानसिकता थोड़ी सी बिगड़ी कि शायद वो वादा मैं कवियों से नहीं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन गढ़वा वालों, एक निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं यहां से वहां तक, जितने लोग बैठे, जितनी कुर्सियां खाली हैं, या पिछली बार जब 2 साल पहले मैं ग्राउंड में आया था जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, इस बार भी जितने लोग यहाँ पर बैठे, तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रकार सूचित करिएगा कि इनको वो भ्रम दूर हो जाए, जो मैं बता करके लाया था वो बात सच थी। मैं निवेदन करता हूं, मेरी गिनती में शामिल हो जाइएगा, उसके बाद मैं कार्यक्रम ये रात यादगार कर दूंगा। बस जिंदा दिली रखिएगा इस प्रकार की, जो खाली कुर्सियां, इनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। स्थान परिवर्तन हुआ है और सब कुछ हुआ है, थोड़ी सी बदलाव हुआ है, तो इसलिए लोग कम आ रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। हम कवि, आपके लिए ये कार्यक्रम साल भर में एक दिन होता है, हम कवियों के लिए ये रोज दिनचर्या बन जाती है। आदरणीय पांडे जी, हम सबको ये याद नहीं रहता कि लोग कहां कैसे थे। हम ये ध्यान रखते हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि महफिल में कितने लोग हैं, लेकिन हमको इस बात से मतलब जरूर होता है कि महफिल में कैसे लोग थे। बस ये भ्रम बनाए रखिएगा हम सबको कि कुर्सियां भरी हुई हैं और पंडाल भरा हुआ है। अंतिम कवि जब तक पढ़े तो वो भ्रम बनाए रखिएगा, जो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। उसके बाद मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं। आइए, जैसी मेरी आदत है, मैं श्रोता गिना करता हूं, एक एक गिनती में शामिल हो जाइएगा मेरी गिनती में, उसके बाद एक रात यादगार हो जाएगी। मेरी गिनती में शामिल हो जाइएगा। झारखंड गढ़वा जिस बात के लिए जाना जाता है जिंदा दिली के, उसी प्रकार मेरी गिनती में शामिल होइएगा। भारत माता की, ये आवाज नहीं है, पीछे दोनों हाथ आगे उठा करके एक बार फिर कोशिश करिएगा, मुट्ठी भींच कर। भारत माता की, भारत माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वरों वाक्यों सर्व प्रबंधों के निर्मात्री देवी मां आदिशक्ति जगदम्बा जगत जननी की कृपा से
गढ़वा झारखंड की इस पावन माटी पर फाग स्नेह मिलन और यह महाकाव्य के ठहाकों का होने जा रहा है। हम सब एक एक आहुतियां देने के लिए उपस्थित हैं। जो लोग अभी तक रास्ते में हो और उन्हें इस बात का भ्रम हो कि कार्यक्रम शुरू होगा तब चलेंगे, तो इन हवाओं के द्वारा, इन फिजाओं के द्वारा वहां तक बात पहुंचे कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इसके लिए एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से सूचित करिए कि कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। एक निवेदन और कर दो, ये पंखे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। इतनी ठंड गर्मी नहीं है, अभी गर्मी लगेगी तो हम सब चालू करवा लेंगे। प्लीज जहां भी इसका स्विच हो पंखे बंद करवा दीजिए, प्लीज आवाज कम बंद कर दीजिए इसको, प्लीज थोड़ा सा पंखों को बंद कर दीजिए। आइए धीरे से शुरू होते हैं। सर, एक एक व्यक्ति का सर का उद्बोधन हम सब के लिए बड़ा अद्भुत क्षण था। बैठ जाइए भैया, सब लोग पंखे बंद करने के लिए क्यों उठते हैं? आनंद के साथ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाएगा। क्या भैया प्लेट रख दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। क्या लेके बैठे हैं प्लेट में? अच्छा अबीर है। प्लेट व्लेट देख करके ऐसा लगता है ब्राह्मण कुक के सामने कोई खाना दिखाने जा रहा है। तो हाँ, सारे जितने पर मैं सर सच बता रहा हूँ न्यायाधीश महोदय, आप तो सजा देते हैं सबको। आज होली है, आपने ही कहा था कि बुरा न मानो होली है। ब्राह्मण को मारना हो तो उसको कदापि सजा मत दीजिए, आप उसको गोली मत मारिए। ब्राह्मण को सामने खड़ा कर दीजिए और उसके सामने खूब खाइए पीजिए। ब्राह्मण कुंठा से मर जाएगा, सच्ची बात बता रहा हूं। ये विकास भैया हमको निमंत्रण मिलेगा तो याद आ गया है, तो सच बात बता रहा हूं। सर आप पानी पी रहे हैं हमारे सामने, आप क्यों ये हमारे कष्ट दे रहे हैं हमको? हम कदापि नहीं देख सकते दूसरों को खाता पीता। विकास भैया हमको निमंत्रण मिले गए थे सर, कुछ सर सच बता रहा हूँ संजीव सर, वो खीर परोसने वाला जो था वो जरा जल्दी में था, तो हमारी खीर कटोरी में डाले बिना आगे चला गया। अब मैं कभी आदमी वो देश में हर जगह जाता हूँ, कैसे निर्लज्जता से मांग लेता कि मेरी खीर डाल दीजिए। लेकिन सर ब्राह्मण की आत्मा कराहो। थोड़ी देर बाद गुस्से से आवाज निकली गिरे से। हमने कहा भगवान करे अभी यहीं पर बिजली गिर जाए। तो ये विकास भैया बोले कि जब बिजली गिरेगी अमित तो क्या तुम बच जाओगे? हम बोले जब हम खीर से बच गए तो क्या बिजली से नहीं बच जाएंगे? तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अच्छा इतनी बात नहीं थी मध्य से, वहां से लौट करके जब हम लोग आए तो पेट हमारा एकदम खिंचा हुआ। हम कहते भैया एकदम लग रहा है आज जान निकल जाएगी। तो विकास भैया फिर बोले हमारे बैग में गोली है, हमें दे दूं क्या? हम कहे आप नहीं समझेंगे भैया। बोले क्यों? हम कहे अगर गोली खाने की जगह होती तो 2 पूरी और नहीं दबा लेता। तालियां कमजोर हैं आपकी। ये आनंद बरकरार रखिएगा। मैं सृजन साहित्यिक मंच पूरे गढ़वा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो साल भर में एक ऐसा मेला लगाते हैं। आज हम सब के टेंशन के दौर में सब कुछ हो रहा है। हम पैसा कमा रहे हैं, यश कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, दुनिया में शोहरत हासिल कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया है, हमारा बेटा नौकरी कर लिया है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो केवल हंसने का समय नहीं है साहब, केवल हंसने का समय नहीं है। और ऐसे समय में हम साल भर में अगर सृजन साहित्यिक मंच के द्वारा एक बार ऐसा हंसने का मेला लगाते हैं, कुछ भी करिएगा साहब, वक्त निकालिए। दिन भर में जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, टेंशन के इस दौर में 1 मिनट 1 घंटे जितना जिसके पास समय हो, हंसने का समय निकालिए। एक अस्पताल के बाहर आईसीयू बोर्ड के बाहर लिखा हुआ था कि अगर क्यों ये मेला लगाते हैं सृजन साहित्यिक मंच के लोग, क्यों सतीश भैया साल भर में हम लोग को बुलाते हैं, क्यों राकेश भैया इतनी मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, क्यों विनोद भैया ये मेला लगाते हैं, क्यों ये सृजन साहित्यिक मंच के लोग पूरे, चाहे प्रमोद भैया हो, तमाम शेखर भैया हो, तमाम जितने लोग हैं, राजकुमार जी हो, तमाम लोग मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? आईसीयू बोर्ड के बाहर लिखा था। अगली पंक्ति में हाथ आपके खामोश हो गए तो मुझे लगेगा कि आज कार्यक्रम कम जमेगा। बोर्ड के बाहर लिखा हुआ था कि अगर क्यों हंसना जरूरी है, अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हम कवियों को, हास्य कलाकारों को तो कहा जाता है साहब कि जो दूसरों को हंसाता है। डॉक्टर साहब 2 सर बैठे हुए हैं, दोनों डॉक्टर साहब, सौभाग्य से मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुरली सर और डॉक्टर जेपी सर। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं विशेष प्रणाम करता हूं सर आप दोनों सर को। आप सब जानते हैं जब हम हास्य कलाकारों के लिए कहा जाता है जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है।
मतलब गढ़वा का चरित्र सोचिए कि हम कभी नरक में चले जाएं, इस बात पे हंसी आ रही है। कितने खतरनाक लोग हैं आप। जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। हम स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, बस इसी आनंद के साथ आप सब रहिएगा। आदरणीय राजीव राज तिवारी जी विराजमान हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दीजिए। और एक ऐसे व्यक्तित्व, तया भैया आज तो आप बिल्कुल ऐसे रंगे हैं जैसे समधन समधी को रंग करके भेजती है। मैं प्रणाम करता हूं आपको। आदरणीय कुमार विपुल जी, आदरणीय संजीव जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। तमाम उमाकांत भैया और तमाम गिरिंजे और तमाम सभी लोगों को, एक ऐसी शख्सियत विराजमान है हम सबके सम्मुख। दोस्तों, मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन, एक ऐसे मैं अपने कवियों से भी उनका परिचय कराना चाहता हूं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो किस पद पर हैं ये आप जानते हैं। भले ही चेयरमैन है, लेकिन हम सब जिस वजह से उनको जानते हैं। मैं 2 साल पहले आया था, 2 साल बाद आज भी उनकी छवि मेरे दिमाग से भूल नहीं रही थी। साहित्य की समझ हो, समाज की समझ हो, या किसी प्रकार की भी हो, एक साहित्यिक व्यक्ति हम सबके सामने अगर आदरणीय कमल नयन पांडे जी विराजमान रहते हैं तो मैं ये समझता हूं कि एक महान कवि हम सबके सामने विराजमान है। तो श्रोता दीर्घा में एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां उनके सम्मान में अभिनंदन करें, वंदन करें। आदरणीय न्यायाधीश महोदय, आपने तो बिल्कुल इतना शानदार उद्बोधन दिया है, और जो कविता सुनाई है सर आपने, हम आभारी हैं सर आपके। आदरणीय अजय भैया भी सुना रहे थे कविता, आप भी सुनाते हैं, मधेशिया जी भी कविता लिख करके सुनाते हैं, सतीश भैया तो अभी कविता गद्य सुना ही रहे थे। राकेश भैया, आपके शहर में अगर इसी प्रकार सभी लोग कविता लिखते रहे, अधिकारी से लेकर सामान्य व्यक्ति तक, तो ये कवि सम्मेलन में हम लोग 2-3 साल और आएंगे। उसके बाद आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आनंद बरकरार रखिएगा। न्यायाधीश महोदय, मैं तो सच बताऊं, जितना आप सामने विराजमान हैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और कई वकील साहब विराजमान है, जुडिशियल संस्था के तमाम लोग विराजमान हैं। जितना शानदार व्यक्तित्व जुडिशियल डिपार्टमेंट का होता है किसी का नहीं होता है। और मैं कवियों से भी निवेदन कर रहा हूं, न्यायाधीश महोदय विराजमान है और तमाम कई 2 न्यायाधीश, प्रभारी न्यायाधीश महोदय विराजमान है, इसलिए कविता आराम से सुनाइएगा। हमारे यहाँ एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी न्यायाधीश महोदय जी, और इतनी लंबी कविता सुनाती कि सामने एक बूढ़ा बैठा था तो वो लंबा ही हो गया। अब उस कवि पर मुकदमा चला तो न्यायाधीश महोदय ने उसको सजा सुनाई। बोले, अरे दुष्ट कवि, तुम्हारी कविता से एक श्रोता मर गया है, तुमको सजाए मौत दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि विकास बौखल जी जैसा खतरनाक था, बोला, साहब मैंने उसको आधी कविता ही सुनाई थी, पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तालियां जोरदार सल के लिए बजा दो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। वकील साहब हमारे राकेश भाई साहब तो इतने शानदार वकील हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। वकील ऐसा पेशा है, उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। विनोद भैया, हमारे यहाँ एक कवि ने लिखा कि अचानक से कहां गुम हो गए सब इस संसार से गिद्ध और चील। इस संसार से अचानक से कहां गुम हो गए सब गिद्ध और चील। तो एक ने कहा कि वो सब मर गए और ले लिए दूसरा जन्म, और कुछ नेता बने, कुछ वकील। इतना खतरनाक पेशा वकील, हल्के मत लीजिए, हल्के में राकेश भैया को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। राकेश भैया के पास पिछले साल एक आया वो वकील लेकर के, सर विपुल सर मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, राकेश भाई साहब को देखिए, इनके पास एक वकील आया, बोला हमारा केस लड़ लीजिए। बोले ठीक है लड़ लूंगा। बोले कितना पैसा लोगे? तो ये बोले 5000। बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? चला आया, 6 महीने बाद फिर इनके पास रोते हुए आया। बोला क्यों रो रहे हो? राकेश भाई साहब ने पूछा कि शायद दिक्कत हो गई, क्यों रो रहे हो? मुवक्किल बोला कि सर आपको छोड़ करके मैं दूसरा बड़ा वकील 50,000 का किया, लेकिन परिणाम वही मिला, सजाए मौत। तो राकेश भाई साहब कितने खतरनाक है। बोले पागल, जब वही काम मैं 5000 में करा रहा था। तालियां राकेश भाई साहब के लिए बजा दी। इतना आनंद। आइए, कवियों से आपका परिचय है। दोस्तों, जब कवियों का चयन आदरणीय सतीश जी, आदरणीय राकेश भैया हमसे कराते हैं तो मेरे मन में एक दुविधा हो रही थी कि गढ़वा किसको ले जाया जाए। एक तो दिक्कत, दूसरी दुविधा भी आती है कमल जी, मैं सच बता रहा हूं, अगर झारखंड में मैं कभी मुख्यमंत्री बना
हालांकि चांस कम है। तो मैं राकेश भैया को और सतीश भैया को वित्त मंत्री पद दूंगा, क्योंकि 50 का काम 5 में और प्रेम की आंच में कैसे कराया जाए इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। अरे अमित भैया गढ़वा आपसे प्रेम करता है, इतने में हो जाएगा, कर लिया। तो कवियों का चयन करते समय बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने जो चयन किया, मुझे नहीं पता कि मैंने चयन कैसा किया है, ये आगामी 2-3 घंटे बताएंगे। भैया लाइट मत बंद करना जब तक मैं खड़ा रहूंगा, वरना लोगों को लगेगा कि माइक से कोई दिख नहीं रहा है, केवल भूत प्रेत की आवाज आ रही है। कलर मेरा 2 किलो पाउडर लगाने के बाद इतना आया। आप आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा चयन मैंने कवियों का किया है, ये आगामी 2-3 घंटे बताएंगे। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूं, उसके बाद जब आप इन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि आज का कवि सम्मेलन कैसा था। किनारे से कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ओज का एक ऐसा लाडला कवि सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश की धरती से निकलता है कि जैसे महाभारत में हुआ था समर में, उसी प्रकार काव्य के महारथ में, महाभारत में जब बड़े बड़े पार्थ फंस जाते हैं, जब युधिष्ठिर और भीम और नकुल सहदेव जैसे योद्धा कुछ नहीं कर पाते, तब एक अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके आता है। भाई अभिमन्यु तरंग ओज का एक ऐसा स्वर, पूरा सदन जोरदार तालियां उसके सम्मान में बजाकर अभिनंदन करे। जब वो भारत माता की जयकार के साथ अपनी कविता का पाठ करेगा तो ये पंडाल गुंजायमान होगा। जोरदार तालियां बजाकर एक ऐसे कवि का स्वागत करिए, वो पहली बार इस धरती पर आए। गीत गजल की एक स्वर मलिका, वो आकाशवाणी में भी हैं, पेशे से शिक्षिका हैं, महाविद्यालय में पर्यावरणविद हैं, समाज सेविका हैं, आकाशवाणी में भी काम करती हैं। डॉक्टर आरती तिवारी जी उनका नाम है। दरअसल कमल जी मैंने ये पेशा इतना सारा इसलिए बताया है क्योंकि दरअसल बेरोजगारी इन्हीं लोगों की वजह से देश में आती है। भाई सारा काम सारे जगत का जब आप ही कर लेंगे तो दूसरे को कैसे मिलेगा मौका। लेकिन जब डॉक्टर आरती तिवारी जी को आप सुनेंगे तो सुन करके झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। एक मात्र शक्ति नीचे विराजमान है, ऊपर एक विराजमान है। डॉक्टर आरती तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए, वंदन करिए, स्वागत करिए। कह रहे थे राकेश भैया कि वो कवित्री जी को देखने में दिक्कत हो रही है। मैं तभी समझ गया था जब मैं उनका नाम लिया और दादा चश्मा उतार करके 3 बार पहुंचे। तो मैं तो गढ़वा का चरित्र बहुत पहले से जानता हूं। आरती जी ये टोपी आप क्यों उतार दी? आरती जी ये टोपी लगा करके बैठी थी तो बिल्कुल अनारकली की तरह दृश्य लग रहा था। लेकिन गीत गजल की बड़ी मल्लिका है, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए। हाथ में पट्टी लपेटे हुए ये जो महामहिम बीच में विराजमान है, देश का काला धन अकेले पूरा लिए हुए। मुझे नहीं पता आदरणीय विकास बौखल जी को आप किसी टीवी चैनल में देखे होंगे इससे पहले, या डॉक्टर कुमार विश्वास जी के कई कवि सम्मेलन में देखे होंगे। भैया रोक देना, वहीं पे रख लेना भाई 2 मिनट। या कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम में देखे हैं, या किसी टीवी चैनल पर देखे हैं, या कि उनकी यूट्यूब पर मिलियन पर वायरल हुई वीडियोस देखे हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं गढ़वा जितनी तालियां, जितना हाथ से आप सब अभी तक नहीं किए होंगे, जब विकास बौखल जी पढ़ने आएंगे तो ये पंडाल खसेगा और गुंजायमान होगा और गढ़वा आनंदित होगा। पूरा सदन हास्य के जादूगर आदरणीय विकास बौखल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। आज आरती जी के बगल में विराजमान है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे परम आनंद को प्राप्त हो गए। लेकिन कोई भी नहीं। बीच में बनारस की धरती से 2 ही शहर ऐसा है जिस पर रस ज्यादा है, हाथरस और बनारस। उस पर भगवान भोलेनाथ की धरती से विराजमान हो जाइए, कहीं पर बैठिए, अपना स्थान ले लीजिए। बनारस की धरती से भगवान भोलेनाथ की धरती से हास्य के एक ऐसे कवि जो पहले भी गढ़वा आपके बीच आ चुके हैं, लेकिन उनका स्वर ऐसा है जब कोई कवि एक बार के बाद किसी शहर पर दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो उस शहर की धड़कन बनने जा रहा है। हास्य के एक ऐसे कवि आदरणीय नागेश चांडिल जी हमारे बीच हैं। हिंदी और भोजपुरी दोनों में कविता पाठ करते हैं। पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करे, वंदन करे, स्वागत करे। पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षक क्या हैं? लड़कों का भविष्य खराब करते हैं। जब रात भर यहाँ कविता सुनाते हैं तो क्या जाकर के पढ़ाते होंगे। लेकिन आदरणीय नागेश चांडिल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वंदन करिए। बाकी वो अपने बारे में खुद भी बताएंगे। गीतों के एक ऐसे सुकुमार कवि, एक ऐसे मनहर कवि, जब आप सुनेंगे। मैंने जब ये टीम मैं बनाई और मैंने कहा राकेश
भैया से कि एक कवि बोले कोई गीतकार सुनने का मन है, हास्य के बीच में कवित्री के अलावा एक गीतकार होना चाहिए। मैंने कहा एक ऐसा गीतकार आपके गढ़वा में इस बार आएगा कि जब वो पढ़ेंगे तो आप सब झूमने पर, जयकारे लगाने पर, अगर वो देश प्रेम का गीत पढ़ेंगे तो आप जयकारे लगाएंगे, और अगर वो श्रृंगार का गीत पढ़ेंगे तो आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। आदरणीय शिव किशोर तिवारी खंजन जी का पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ वंदन, अभिनंदन, स्वागत करें। आपके अपने इस मंच के सृजन साहित्यिक मंच के आदरणीय उपाध्यक्ष जी राजमणि जी और आदरणीय विनोद पाठक जी मंच पर विराजमान है, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करिए। आइए, पूरी रात ये हंसी ठहाके होंगे, सब कुछ होगा, हम सब हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, लेकिन हम सब की परंपरा रही है कि माँ भगवती का स्तवन हो, माँ भगवती का हम सब आराधना करेंगे। माँ इस मंच पर पधारेंगे तो यह कार्यक्रम आगाज से अंजाम तक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि पूजा के पहले कुछ बात हो जाए कि शायद अमर्यादित न हो जाए। हालांकि हास्य कवि को इस प्रकार हम सब करते हैं कि माँ अपने बेटे के साथ बैठकर सुन सके और पुत्री अपने पिता के साथ बैठकर सुन सके। हम कोशिश करेंगे कि यही हास्य आप तक पहुंचाया जाए। आइए, माँ की वंदना करते हैं, उसके बाद यह पूरी रात हम सब ठहाकों में तब्दील कर देंगे। मैं किसी से भी इस मंच से निवेदन कर सकता था, लेकिन माँ की पुत्री अगर माँ की अर्चना करेगी, उसके साथ साथ हम सब निवेदन करेंगे तो माँ इस मंच पर पधार जाएंगी। डॉक्टर आरती तिवारी जी के सुमधुर कंठ से हम सब निवेदन करेंगे माँ को कि माँ आएं और मंच पर पधारे कि महादेव, महादेव सुत श्री गणेश का हम वंदन करते हैं। बुलाइएगा माँ को कि महादेव सुत श्री गणेश का हम वंदन करते हैं। काव्य यज्ञ के दिव्य ललाट में भावों का चंदन करते हैं और शब्द स्वर लय जिनके कंठ में हो समाहित, ऐसी माता शारदे का हम अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर आरती